आज हम भारत की आपदा प्रबंधन की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे नमस्ते। और खास तौर पर झारखंड के संदर्भ में। हमारे पास जो स्रोत है उसका शीर्षक है झारखंड आपदा प्रबंधन ढांचा और 2025 के विधायी सुधार। तो आज का मकसद ये समझना है कि कैसे हम सिर्फ आपदा आने पर राहत पहुंचाने वाली सोच से आगे बढ़े हैं। बिल्कुल। और ये कहानी वाकई में बहुत दिलचस्प है। ये दिखाती है कि एक देश के तौर पर हमने पिछले कुछ दशकों में कितना कुछ सीखा है। स्रोत भी बड़ा अनोखा है। हाँ, स्रोत अपने आप में काफी अनोखा है। इसमें जटिल विषयों को समझाने के लिए शुरुआत करते हैं उस कानून से जो इस पूरी कहानी का आधार है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। जी, ये कानून क्यों इतना महत्वपूर्ण माना जाता है? इसे एक तरह से भारतीय आपदा प्रबंधन का जन्म प्रमाण पत्र कह सकते हैं। जन्म प्रमाण पत्र। हाँ, मतलब 2005 से पहले हमारा नजरिया बहुत ही बिखरा हुआ और प्रतिक्रियाशील था। प्रतिक्रियाशील मतलब कहीं बाढ़ आई तो हमने राहत शिविर लगा दिए, कहीं भूकंप आया तो मलबा हटाने की मशीनें भेज दी। हमारा पूरा ध्यान आपदा घटित होने के बाद क्या करना है इस पर होता था, जिसे अंग्रेजी में रिलीफ सेंट्रिक अप्रोच कहते हैं। बस राहत पहुंचाने पर जोर। ठीक वैसे ही। लेकिन 2004 की सुनामी ने उसने हमें झकझोर कर रख दिया। वो एक बहुत बड़ी त्रासदी थी। उस तबाही ने हमें सिखाया कि हम सिर्फ आपदा के आने का इंतजार नहीं कर सकते। और इसी के बाद 2005 का ये अधिनियम आया और इसने सब कुछ बदल दिया। एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव लाया। इसने कहा कि हमें आपदा के बाद की प्रतिक्रिया से ध्यान हटाकर आपदा पूर्व तैयारी, जोखिम में कमी और रोकथाम पर केंद्रित करना होगा। इलाज से बेहतर बचाव। बिल्कुल। उसी सोच को कानूनी जामा पहनाया गया। और इसी कानून ने उस त्रिस्तरीय ढांचे को जन्म दिया जिसके बारे में स्रोत में बहुत जिक्र है। एनडीएमए, एसडीएमए और डीडीएमए। जी, राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर। कागज पर तो ये एक बहुत ही साफ सुथरी व्यवस्था लगती है। सबसे ऊपर राष्ट्रीय टीम, फिर राज्य की और आखिर में जिले की टीम। पर क्या ये असल में जमीन पर भी इतनी ही प्रभावी है? यही सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, एनडीएमए यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण वो देश का थिंक टैंक है। और प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं ना? हाँ, जो दिखाता है कि इसे कितनी गंभीरता से लिया जाता है। इसका काम है पूरे देश के लिए नीतियां, योजनाएं और दिशा निर्देश बनाना। ये एक तरह से आपदा प्रबंधन का विजन तय करता है। तो ये समझिए कि दिल्ली में बैठकर देश का मास्टर प्लान बनाने वाली संस्था है। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। फिर आता है एसडीएमए, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। जी, जिसकी कमान मुख्यमंत्री के हाथ में होती है। इसका काम है उस राष्ट्रीय मास्टर प्लान को लेना और उसे झारखंड जैसी किसी राज्य की स्थानीय जरूरतों के हिसाब से ढालना। अच्छा, क्योंकि हर राज्य की अपनी चुनौतियां हैं। बिल्कुल। जैसे झारखंड में खनन से जुड़ी आपदाएं, सूखा या जंगल की आग का खतरा ज्यादा है, जो शायद गुजरात या केरल की आपदाओं से बिल्कुल अलग हो। और फिर इस कड़ी की आखिरी और शायद सबसे अहम कड़ी है डीडीएमए। हाँ, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। डीडीएमए ही वो इकाई है जो जमीन पर काम करती है। इसके प्रमुख डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं। जी, जिला कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इसका काम है राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर बनी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाना और लागू करना। लेकिन आपकी पहले की शंका बिल्कुल जायज है। तालमेल वाली। हाँ, कागज पर यह संरचना जितनी अच्छी लगती है, असली चुनौती इन तीनों स्तरों के बीच तालमेल की होती है। कहाँ पर दिक्कतें आती हैं? क्या जानकारी ठीक से नहीं पहुंचती? जिला स्तर तक पहुंचते पहुंचते अपना असर खो देती हैं। या फिर लागू करने में दिक्कत होती होगी? वही, जिला स्तर पर यानी डीडीएमए के पास उन योजनाओं को लागू करने के लिए जरूरी फंड्स, ट्रेनिंग या तकनीकी विशेषज्ञता की कमी होती है। तो योजना तो है पर उसे हकीकत में बदलने वाले हाथ मजबूत नहीं है। बिल्कुल, यही इस त्रिस्तरीय ढांचे की सबसे बड़ी व्यवहारिक चुनौती है। ये तो एक बहुत ही जरूरी बात है। एक अच्छी प्रणाली सिर्फ अच्छे इरादों से नहीं चलती, उसे जमीन पर संसाधन भी चाहिए। खैर, ये प्रणाली लगभग 20 साल पुरानी हो चुकी है और स्रोत का शीर्षक ही कहता है 2025 के विधायी सुधार। इसका मतलब है कि इस प्रणाली में बदलाव किए जा रहे हैं। हाँ, और ये दिखाता है कि ये एक जीवंत प्रणाली है, कोई पत्थर की लकीर नहीं। तो ये सुधार किस बारे में है? स्रोत इन सुधारों का पूरा ब्यौरा तो नहीं देता, पर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बदलाव क्यों जरूरी हो गए हैं। पिछले 20 सालों में दुनिया बहुत बदल गई है और आपदाओं का चेहरा भी।
आप जलवायु परिवर्तन की बात कर रही हैं। हाँ, जलवायु परिवर्तन इसका सबसे बड़ा कारण है। अब हम ऐसी आपदाओं का सामना कर रहे हैं जिनके बारे में 2005 में शायद ज्यादा सोचा भी नहीं गया था। जैसे शहरों में अचानक आने वाली बाढ़, जिसे हम अर्बन फ्लडिंग कहते हैं, या फिर जानलेवा हीट वेव। कुछ साल पहले तक लू चलना एक मौसमी घटना थी, आज ये एक आपदा बन चुकी है। और शायद नई तकनीक से जुड़ी आपदाएं भी। जी, साइबर हमले जैसी नई टेक्नोलॉजी आधारित आपदाएं भी हैं। तो क्या ये सुधार इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए है? पूरी संभावना है। ये सुधार शायद प्रणाली को और ज्यादा लचीला बनाने पर केंद्रित होंगे। लचीला मतलब? हो सकता है इसमें पूर्व चेतावनी प्रणालियों को और मजबूत करने, स्थानीय समुदायों की भागीदारी बढ़ाने और तकनीक के बेहतर इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा हो। ये इस बात का संकेत है कि हम पिछली आपदाओं से मिले सबकों को अपनी नीतियों में शामिल कर रहे हैं और भविष्य की अनिश्चितताओं के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल। ये त्रिस्तरीय संरचना और इसकी विकास की कहानी तो समझ में आती है, लेकिन स्रोत में कुछ बहुत ही आधुनिक और वैश्विक चीजों का भी जिक्र है। जैसे एक नाम बार बार आता है, सेंडाई फ्रेमवर्क। सेंडाई फ्रेमवर्क। ये सुनने में किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय समझौते जैसा लगता है। इसका झारखंड के किसी गांव से क्या लेना देना? आपका सवाल बिल्कुल सही है। सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वाकई में एक वैश्विक समझौता है, जिसे 2015 में जापान के सेंडाई शहर में अपनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र का? जी, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने, और इसका झारखंड के गांव से सीधा लेना देना है। इस फ्रेमवर्क ने दुनिया भर की सरकारों को एक नया मंत्र दिया। और वो क्या था? आपदा आने के बाद राहत पर पैसा खर्च करने से बेहतर है आपदा के जोखिम को कम करने में निवेश करना। इसे एक उदाहरण से समझा सकती हैं? जरूर। मान लीजिए झारखंड का एक गांव है जो हर साल नदी में आने वाली बाढ़ से प्रभावित होता है। ठीक है। पुरानी सोच के हिसाब से हम हर साल बाढ़ आने के बाद वहां राहत सामग्री भेजते। सेंडाई फ्रेमवर्क कहता है कि ये तरीका टिकाऊ नहीं है। तो फिर क्या करें? इसके बजाय हमें उस गांव में निवेश करना चाहिए। हो सकता है हम नदी पर एक तटबंध बना दें या गांव वालों के लिए एक ऊंची जगह पर सामुदायिक केंद्र बना दें जहां वे बाढ़ के समय सुरक्षित रह सकें। या कोई चेतावनी प्रणाली लगा दें? हाँ, बिल्कुल। एक ऐसी पूर्व चेतावनी प्रणाली लगाएं जो बाढ़ आने से 24 घंटे पहले ही सबको सूचित कर दे। यानी समस्या की जड़ पर काम करना, ना कि सिर्फ लक्षणों का इलाज करना। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। जब हम झारखंड के दस्तावेज में सेंडाई फ्रेमवर्क का जिक्र देखते हैं तो इसका मतलब है कि वहां की नीतियां अब सिर्फ राहत शिविर बनाने तक सीमित नहीं है। अब वो जोखिम कम करने पर ध्यान दे रहे हैं। जी, अब बेहतर शहरी नियोजन, भूकंप रोधी इमारतों के निर्माण और पूर्व चेतावनी प्रणालियों में निवेश पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। ये स्थानीय कार्रवाई को वैश्विक लक्ष्यों से जोड़ता है। ये तो वाकई एक बड़ा बदलाव है। स्रोत में एक और बहुत ही दिलचस्प चीज का जिक्र है, क्लाउड सीडिंग। हाँ। एक मिनट, क्या हम सच में बादलों को नियंत्रित करके बारिश कराने की बात कर रहे हैं? ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। हाँ, ये साइंस फिक्शन नहीं बल्कि हकीकत है। तो आपदा प्रबंधन में इसका क्या काम? क्लाउड सीडिंग मौसम में बदलाव लाने की एक बहुत ही उन्नत तकनीक है। इसमें हवाई जहाजों का उपयोग करके बादलों में सिल्वर आयोडाइड जैसे कुछ खास रसायन छोड़े जाते हैं जो बारिश की बूंदों को बनने में मदद करते हैं। बिल्कुल। और आपदा प्रबंधन में इसका बहुत महत्वपूर्ण काम है, खासतौर पर झारखंड जैसे राज्यों के लिए। आप सूखे की बात करें? जी, हम अक्सर आपदा का मतलब बाढ़, भूकंप या चक्रवात से समझते हैं, जो अचानक आती हैं। हाँ, और भारी तबाही मचाती हैं। लेकिन सूखा एक धीमी गति की आपदा है जो धीरे धीरे आती है, लेकिन उसका असर बहुत गहरा और लंबे समय तक रहता है। और झारखंड में सूखे की समस्या रहती है? जी, झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां अक्सर कम बारिश या सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ता है, जिसका सीधा असर कृषि, अर्थव्यवस्था और लोगों की आजीविका पर पड़ता है। तो क्लाउड सीडिंग सूखे से लड़ने का एक हथियार हो सकता है? एक संभावित हथियार। स्रोत में इसका उल्लेख ये दिखाता है कि हमारा आपदा प्रबंधन का नजरिया कितना व्यापक हो गया है। अब हम सिर्फ पारंपरिक आपदाओं के बारे में नहीं सोच रहे, अब हम तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, हम तकनीक का इस्तेमाल करके आपदा को रोकने या उसके प्रभाव को कम करने के सक्रिय प्रयास कर रहे हैं। ये एक बहुत ही दूरदर्शी सोच है। ये दिखाता है कि आपदा की परिभाषा का दायरा अब कितना बड़ा हो गया है। ये वाकई में भविष्य की सोच है। सेंडाई फ्रेमवर्क वैश्विक नीति की बात करता है, क्लाउड सीडिंग अत्याधुनिक तकनीक की, लेकिन स्रोत में एक तीसरी चीज का भी जिक्र है जो इन दोनों से बिल्कुल अलग है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। जी, आपदा प्रबंधन जैसे गंभीर काम में एक पुरस्कार की क्या जरूरत?
ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? पहली नजर में लग सकता है, लेकिन ये इस पूरी प्रणाली के मानवीय पहलू पर रोशनी डालता है। मानवीय पहलू? हाँ, आपदा प्रबंधन सिर्फ नीतियों, कानूनों और तकनीक का खेल नहीं है। इसके केंद्र में इंसान है, वो लोग जो अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों को बचाते हैं। और वो संस्थाएं जो निस्वार्थ भाव से काम करती हैं। बिल्कुल, ये पुरस्कार उन्हीं गुमनाम नायकों को सम्मानित करने के लिए है। तो ये एक तरह से प्रेरणा देने का एक तरीका है। हाँ बिल्कुल, जब एनडीआरएफ का कोई जवान या कोई स्थानीय गैर सरकारी संगठन किसी आपदा में असाधारण काम करता है और उसे राष्ट्रीय स्तर पर इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, तो ये सिर्फ उनका सम्मान नहीं होता, ये दूसरों को भी प्रेरित करता है। जी, ये देश भर में इस क्षेत्र में काम कर रहे हजारों लोगों को प्रेरित करता है। ये इस पूरे इकोसिस्टम में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता ये है। हमें याद दिलाता है कि बेहतरीन प्रणालियों के पीछे हमेशा समर्पित और साहसी लोग होते हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। हमारे पास 2005 का एक बुनियादी कानून है, फिर एक त्रिस्तरीय संरचना है जो राष्ट्रीय योजनाओं को जमीनी हकीकत से जोड़ती है। हालांकि उसमें अपनी चुनौतियां हैं। हाँ, चुनौतियां हैं। 2025 के सुधार इसे भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं, और फिर इसमें सेंडाई फ्रेमवर्क जैसी वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाएं, क्लाउड सीडिंग जैसी भविष्य की तकनीक और मानवीय भावना को सलाम करने वाले पुरस्कार भी शामिल हैं। बिल्कुल, आपने इसे बहुत अच्छे से सारांशित किया है। इससे एक ऐसी तस्वीर उभरती है जो एक व्यापक, एकीकृत और लगातार विकसित होती प्रणाली की है। यह स्थिर नहीं है, ये लगातार बदल रही है। हाँ, ये राष्ट्रीय नीति से लेकर जिला स्तरीय कार्रवाई तक जाती है, वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाती है, तकनीकी समाधानों की खोज करती है और मानवीय योगदान को भी मान्यता देती है। एक समग्र दृष्टिकोण। जी, जो रोकथाम, तैयारी, प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति के हर पहलू को कवर करता है। ये एक जटिल प्रणाली का बहुत ही स्पष्ट विश्लेषण था। एक केंद्रीय कानून से लेकर क्लाउड सीडिंग तक ये दिखाता है कि आपदा प्रबंधन का क्षेत्र अब कितना विस्तृत और बहुआयामी हो चुका है। इसका मुख्य सार यही है कि आधुनिक आपदा प्रबंधन अब केवल आपदा के बाद राहत और बचाव कार्य तक सीमित नहीं है। नहीं, अब इसका दायरा बहुत बढ़ गया है। अब इसमें जोखिम का आकलन, जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन, सामुदायिक भागीदारी, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और भविष्य की तकनीक जैसे कई आयाम जुड़ गए हैं। ये लगातार सीखने और खुद को बेहतर बनाने वाली एक प्रक्रिया है। जैसे जैसे आपदा प्रबंधन और अधिक जटिल होता जा रहा है, तो हम न केवल प्रशासकों को बल्कि आम जनता को सबसे अच्छे तरीके से कैसे शिक्षित कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि अंत में किसी भी आपदा का प्रभाव इस बात पर बहुत निर्भर करता है कि स्थानीय समुदाय कितना तैयार है। सही बात है। एक प्रशासक शायद बेहतरीन योजना बना ले, लेकिन अगर गांव के लोगों को ही नहीं पता कि बाढ़ की चेतावनी का मतलब क्या है और उन्हें कहां जाना है, तो वो योजना सफल नहीं हो सकती। ये एक विचारणीय प्रश्न है।